Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 27th of September 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 सितंबर 2021 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों ने कोई मैप का क्वेश्चन नहीं लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 1995 में पूछा गया था। देखो क्वेश्चन ये स्टैटिक पार्ट से रिलेट करता है, तो आपको ध्यान रखना है हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और आजकल हम लोग रेगुलर एक क्वेश्चन ले रहे हैं और रेगुलर लेते रहेंगे एक क्वेश्चन डेली बेसिस पर, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन हिस्ट्री का है और स्टैटिक पार्ट से बिलोंग करता है और आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आपने यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हम लोग को बहुत सारे पॉटरीज और स्कल्पचर्स ये सारी चीज़ें मिला करती थी, है ना। तो उसी प्रकार से एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था हम लोग को, नटराज, ठीक है। आज आप लोग का एक काम ये भी है नटराज के बारे में सर्च करना, पढ़ना, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक नटराज स्टैचू था, ये ब्रॉन्ज से बना हुआ स्टैचू था, ये चोला पीरियड के टाइम पर देखने को मिला था। अब बोला गया जो ये स्टैचू है, इस स्टैचू के अंदर कितने हाथ हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर 1995 में पूछा गया था। 8 हाथ हैं, 6 हाथ हैं, 4 हाथ हैं या फिर 2 हाथ हैं इस स्टैचू के अंदर। तो ये क्वेश्चन था और इस स्टैचू का जो पिक्चर है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ, चाहो तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और इस क्वेश्चन का आंसर जस्ट इसके नीचे ही मैं यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। बट यहाँ पर आपका काम है इसके बारे में सर्च करना, ठीक है। आंसर आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आंसर भी देख सकते हो, बट पहले आपको सर्च करना है। देखते हैं कौन एकदम एक्यूरेसी से इसका आंसर दे पाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर करने वाला हूँ लगभग 20 से 25 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस उसके बाद जो भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री के होंगे या फिर पॉलिटी के होंगे, एनवायरमेंट में के होंगे, साइंस एंड टेक के होंगे, या जो करंट इशूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं उसके जो क्वेश्चंस होते रहेंगे वो सब मैं डेली बेसिस पर एक एक करके डिस्कस करता रहूँगा। चाहो तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अपना यहाँ पर एक अलग से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो 1995 का ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन जब करोगे तो आप तो उसको वो जो क्वेश्चन है अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा और आप लंबे समय तक इसको याद रख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, आज आपने क्या क्या टारगेट रखना है ये नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। जैसे मैंने कल से यहाँ पे बोला है सभी लोगों को कि क्या क्या आज पढ़ना है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में टाइप करना और रात में सोने से पहले उसको पूरा करना है, क्योंकि याद रहेगा कमेंट मैंने टाइप करा था, आज मुझे ये काम पूरा करना है, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलो फिर शुरुआत करते हैं। ये है आज का सबसे पहला आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है कि संडे में एक मीटिंग हुई है और उस संडे में जो मीटिंग हुई उसको चेयर किया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, और इन्होंने यहाँ पे टॉपिक उठाया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। अब देखो इनके द्वारा बोला गया जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कह लो, चाहे वो मॉइज्म कह लो या फिर नक्सल्स कह लो, ठीक है, ये सब क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये कम हुई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, ये डेटा कम हुआ है ऐसा बताया गया। साल 2010 के अंदर देखो बोला गया है लगभग 96 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पर जो मॉइस्ट इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा था, जहां पे मॉइज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी का जो डेटा करंट डेटा है ये बताता है आज के टाइम पर 41 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं, मतलब 96 से कम होकर 41 डिस्ट्रिक्ट बच चुके हैं आज के टाइम पर, मतलब रिडक्शन काफ़ी तेज़ी से हुआ है। और अभी के टाइम पर लगभग 41 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर मॉइस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट के तौर पर दिया गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि जो कि डायरेक्टली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एग्जैक्टली क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एरियाज के अंदर सबसे ज़्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, रेड कॉरिडोर क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कवर करने वाले हैं।
अब पहली चीज़ हम लोग ये देखेंगे आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा अपने पास सिलेबस लेकर बैठना। हाँ, बहुत सारे लोग सिलेबस के पीडीएफ के लिए कह रहे हैं, तो मैं आज सर्च करके सिलेबस की पीडीएफ मैंने पहले भी एक तरीके से सेंड कर रखी है टेलीग्राम पर, मैं उसको सर्च करके वापस से रीसेंड कर दूंगा। ओके, डोंट वरी। तो यहाँ पर जो भी सिलेबस है उसको लेकर बैठा करो। अब सिलेबस किसे क्या होगा ना, आप अपने हर एक आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। अब जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक कौन से जीएस पेपर से रिलेट कर सकता है, तो जीएस पेपर 3 के अंदर एक खुद का एक सेपरेट टॉपिक दे रखा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। तो अपने आप में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे आगे चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है या फिर जो नक्सल्स हो गए या फिर मॉइस्ट हो गए, ये सब एक ही हैं। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स जाने जाते हैं। चाहे हम लोग बात करें मॉइस्ट जो है, दुनिया भर में जो वर्ड है वो मॉइस्ट चलता है, और इंडिया के अंदर नक्सल्स के नाम से जानते हैं। आपको मालूम होगा नक्सल्स का बहुत आपने नाम सुना होगा, प्लस आपने सुना होगा नक्सल अटैक हो गया है हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नक्सल अटैक देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों वर्ड एक ही को डिनोट करते हैं। उसके बाद जो ये टर्म है ना नक्सलिज्म, ये कहाँ से निकल कर आया है, तो एक अच्छी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। टर्म जो नक्सलिज्म है ये वेस्ट बंगाल का एक गांव है नक्सलबारी, वहाँ से ये निकल कर आया है। ठीक है, उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये जो नक्सलिज्म है, ये जो मूवमेंट है, ये लगातार बढ़ता रहा, ईस्टर्न इंडिया के अंदर बढ़ता रहा। ठीक है, जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ है, जहाँ पर विकास इतना ज़्यादा है नहीं, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गए, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ सभी जगह पर ये नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। करंट टाइम में भी छत्तीसगढ़ वाला एरिया जैसा है आज के टाइम पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नक्सलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, इनकी आइडियोलॉजी अलग होती है। आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडियोलॉजी इनकी बेस्ड होती है एक तरीके से मॉइस्ट के ऊपर। जो ये मॉइज़म है ना, बेसिकली ये एक तरीके से कम्युनिज्म का फॉर्म है, कम्युनिज्म वाली इनकी आइडियोलॉजी होती है। और इस मॉइज़म को डेवलप करने वाला एक व्यक्ति था पीछे, माओ सेतुंग। ठीक है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर मैंने पहले भी बता रखा है, तो यहाँ पर ये इसकी आइडियोलॉजी यानी कि कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है। यहाँ पर क्या होता है, ये लोग चाहते हैं जो भी स्टेट की पावर है उसको कैप्चर कर लेना। ठीक है, मतलब जो भी सरकार है वो सरकार कुछ ना रहे, सरकार की पावर सारी इन लोग के हाथ में आ जाए। ठीक है, चाहे वो ये लोग हथियार उठा के पावर लें, चाहे वो कैसे भी लें, तो यहाँ पर इनका मेन फोकस ये रहता है कि जो पावर है उसको कैप्चर करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये बढ़ता कैसा है, इसके पीछे के कारण क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस प्रकार का क्वेश्चन मेंस में पहले पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों बढ़ता है, पहला रीजन तो यह है ट्राइबल डिस्कंटेंट। अब ट्राइबल डिस्कंटेंट का मतलब यह है, देखो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसने क्या करा, बहुत सारे जो ट्राइबल पीपल आदिवासी लोग हैं उनको टारगेट किया, उनको फॉरेस्ट से निकाला। और हुआ क्या, उनको फॉरेस्ट से निकालने के बाद यहाँ पर वो जो ट्राइबल लोग हैं वो चढ़ गए। क्यों, क्योंकि ट्राइबल लोग क्या कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, यानी कि जो भी लकड़ी हो गई उससे पैसा कमा रहे थे, या फिर कुछ और चीज़ें हो गई उससे पैसा कमा कर खा रहे थे, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब उनको फॉरेस्ट से निकाला गया, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उनको वहाँ से फॉरेस्ट से बाहर निकाला गया। तो इससे क्या होगा, एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनको वहाँ से निकाला, और इससे क्या हुआ, नक्सलिज्म बढ़ा। अब नक्सलिज्म कैसे बढ़ा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको अभी यहाँ पे ध्यान रखना है, इनको उन एरिया से निकाला गया। अब यहाँ पर जब एरिया से निकाला गया तो कुछ थोड़े बहुत लोग होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी मॉइस्ट वाला होती है। ठीक है, मॉइस्ट वाली आइडियोलॉजी वाले थोड़े लोग होते हैं, लेकिन अब आप कह सकते हो जो ये थोड़े से लोग हैं ये कहीं ना कहीं इन ट्राइबल पीपल को अपनी आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, अब यहाँ पर जो मॉइस्ट वाले लोग हैं इनके लिए बहुत आराम से टारगेट बन जाता है। जैसे कि सरकार ने यहाँ पर एक्ट लाया, सरकार ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक्ट लेकर आई थी, इसी वजह से इन ट्राइबल लोगों को यहाँ से जंगल से बाहर निकाला। तो यहाँ पर हुआ क्या, जो छोटे मोटे यहाँ पर मॉइस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग थे इनके लिए बहुत आराम से टारगेट बन गए। इन सबको यहाँ पर सरकार के खिलाफ भड़का दिया, प्लस भड़काने के बाद आप कह सकते हो इन लोगों को भी नक्सलिज्म और मॉइज्म की तरफ बढ़ा दिया। अब ये लोग भी चाहते हैं कि जो स्टेट की पावर है वो सब इनके हाथ में आ जाए, ये अपनी तरीके से चीज़ों को चलाएं। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, इसकी वजह से ये काफ़ी हद तक बढ़ता है। उसके बाद आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे कंट्री का है इसके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो गवर्नमेंट मेजर्स हैं आप देख पाओगे, गवर्नमेंट मेजर्स इतने अच्छे हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर अच्छे से कनेक्टिविटी वगैरह नहीं है, तो ये लोग सोचते हैं सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, सरकार होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार का नाम का एक तरीके से वर्ड ही नहीं होना चाहिए, ये लोग सरकार को मानते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ देखने को मिलती है, तो एक बहुत बड़ा गैप है जिसकी वजह से भी ये नक्सलिज्म बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये भी होगा, क्या सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए? बिल्कुल, बहुत सारे इनिशिएटिव उठाती है सरकार, जैसे कि एक ग्रे हाउंड करके इनिशिएटिव है, इसको 1989 में उठाया गया था। एक तरीके से ये एंटी नक्सल फोर्स, एक फोर्स बनाई गई थी जो कि नक्सल से लड़ती थी, नक्सल्स से लड़ती थी।
उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन हार्ट चलाया गया था, इसको 2009 से 2010 के बीच में चलाया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को फैलाया गया ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए यहाँ पर ये ऑपरेशन ग्रीन हार्ट चलाया गया था। उसके बाद जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो कि पुअर सेक्शन के अंदर आता है, जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम को यहाँ पर इसको भी लॉन्च किया गया था 2018 में, ताकि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट किया जाए, ताकि लोग जो हैं खुश हो रहें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा, देखो मैंने आज के डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में ही पूछा था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास कितने हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो अभी हाल ही में आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, वहाँ पर यही क्वेश्चन था सिंपल सा कि हमारे पास कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं और भी इनिशिएटिव सरकार उठाती है। एक इनिशिएटिव का नाम है समाधान, ठीक है। समाधान की फुल फॉर्म है, समाधान की फुल फॉर्म है एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस और डी से डैशबोर्ड बेस्ड केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, और ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एन से नो एक्सेस टू फाइनेंस। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो एक इनिशिएटिव है समाधान करके, जहाँ पर ये सारे वर्ड्स हैं, और ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली पॉपुलेशन को एक तरीके से आप कह सकते हो पॉपुलेशन को टैकल करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आइडिया रखना है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भले ही यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग आर्टिकल था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं है। वो क्या है, जैसे कि बहुत सारे जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो आज के टाइम पर कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, यानी भारत अपने कंट्री के अंदर जो है एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। अभी हमने देखा हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ना दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए यहाँ पर इंडिया अपने ऊपर फोकस कर रहा है। पिछले कुछ सप्ताह की बात है, देखो कोविड-19 एक तरीके से चल रहा है, उसके बावजूद भी जो एसी होती है, ठीक है, एसी आप समझते होंगे, तो एसी की जो सेल्स है बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, हिताची हो गया, ठीक है, वोल्टास हो गया, ये सारी जो ब्रांड्स हैं इन्होंने अनाउंस कर दिया एक इन्वेस्टमेंट। इन्होंने बोला हम लोग 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हम अपने कंट्री के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको बना सकें, ठीक है। आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग अपने कंट्री के अंदर पार्ट्स को बनाना चाहते हैं। हम लोग जो आज के टाइम पर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं एसी के जो कि बाहर से इंपोर्ट करे जाते हैं, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करे जाते हैं, तो उसी इंपोर्ट वाली डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ये फोकस रखा गया। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं इन्होंने यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया कि हम लोग एक फोकस ये रखेंगे अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, और आने वाले 5 सालों के अंदर हम लोग एक प्रॉपरली जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो खत्म कर दें। आज के टाइम पर आप देख पाओगे एक तरीके से महिंद्रा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पवन गोयनका, ठीक है। तो यहाँ पर इनके भी बहुत सारी स्टेटमेंट आई है पिछले 18 महीने के अंदर। जो मिस्टर गोयनका साहब हैं इन्होंने लगभग 2 दिन अपने निकाले हैं, हर सप्ताह के 2 दिन निकालते थे। बहुत कुछ यहाँ पर इन्होंने फोकस किया, बड़ी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फोकस किया, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को रिकमेंड किया है कि किस प्रकार से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हम लोग कम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर फोकस इनके द्वारा बहुत ज़्यादा रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये आर्टिकल का कहना है। ओके उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात हो रही है कि देखो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, जैसे कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हो गए नीतीश कुमार, इनका कहना यह है कि जो कास्ट सेंसस है वो होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो जाति को लेकर जो एक तरीके से जनगणना है ये होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, ज़रूरत है बहुत। लेकिन हाल ही में आपको मालूम होगा सरकार सुप्रीम कोर्ट से बोल चुकी है कि कास्ट सेंसस आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास साल 2011 का है। आखिरी सेंसस आपको मालूम होगा साल 2011 के अंदर हुआ था। जो साल 2011 के अंदर सेंसस हुआ तब भी कास्ट सेंसस को लेकर मुद्दा उठा था। तो सेंसस तो हुआ था लेकिन आज तक हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मतलब पहले वाला जो कास्ट सेंसस हुआ वो फेल रहा। तो यहाँ पर ये बोला गया हमारी सरकार के द्वारा, तो आने वाले टाइम पर भी इसका कोई फ़ायदा ऐसा है नहीं, ऐसा गवर्नमेंट हमारा बोल रही है। आर्टिकल एडिटोरियल पर भी आया है, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा सेंसस के बारे में, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे हम लोग एडिटोरियल पर कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, तो आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल। और यहाँ पर 3-4 एडिटोरियल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहला आपको एक एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, ऑथर ने बहुत अच्छे यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। अभी देखो हुआ क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा है, 2 वेबसाइट एजेंसीज़ के जो भी यहाँ पर उनके ऑफिस थे वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी। अब जो इन्वेस्टिगेशन करी है ना ये बहुत बुरी तरीके से करी है, मतलब वहाँ पर जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का ध्यान नहीं रखा गया, या फिर जो भी आप कह सकते हो कि मतलब उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने बताई हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं होनी
होनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर ये हुई है, 2 केसेस हमारे कंट्री के अंदर निकल कर आए। तो ये केसेस क्या थे, इसको हम लोग थोड़ा सा सही से देखेंगे। जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, इंडिया के हमारे पीएम यूएस की विजिट पर गए, क्वाड की समिट करी, प्लस बायलैटरल मीटिंग हुई है बहुत सारी कंट्रीज़ के लीडर्स के साथ। तो क्या क्या डिस्कशन हुआ इंडिया और यूएस को लेकर, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल नीचे की साइड आपको दे रखा है। आज के टाइम पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आर्टिकल काफ़ी अच्छा लिखा गया है ऑथर के द्वारा। इंडिया और नेपाल के बीच में जो फ्लड्स हैं, ठीक है, एक तरीके से इस फ्लड मैनेजमेंट के लिए बहुत कुछ करना है, और वो क्या कर सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है आज के टाइम पर, बिहार वाले एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आपको देखने को मिल जाएगा, उसको लेकर बताया है। तो ये आर्टिकल ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, आपको मालूम होगा, राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट को लेकर। तो इसके अंदर यहाँ पर एक तरीके से क्या किया गया है, जो चाइल्ड मैरिज होती हैं उसके रजिस्ट्रेशन को लीगलाइज करा गया, रजिस्ट्रेशन को बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन को लीगलाइज किया गया, रजिस्ट्रेशन को बोला गया है कि यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन उठ रहा है कि आप चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज कर रहे हो। तो एक बहुत कंट्रोवर्सी उठी है, वो कंट्रोवर्सी क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडिटोरियल पर एक आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है लास्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखो आइडेंटिटी और पब्लिक पॉलिसी को लेकर क्या बात करी गई है। जो एक तरीके से कास्ट सेंसस होता है, यहाँ पर ये कोई फायदेमंद नहीं है, आपको एक पूरी की पूरी एक बड़ी अप्रोच रखनी पड़ेगी, सभी को एक इक्वल अप्रोच आप रखकर चलते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सेंसस क्या होता है एग्जैक्टली वो भी हम डिस्कस करेंगे। साल 2021 का सेंसस क्यों डिफरेंट होने वाला है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वाले आर्टिकल से। तो यहाँ पर इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए यूएस के साथ, वैक्सीन्स को लेकर, ट्रेड को लेकर, क्वाड को लेकर, तो यहाँ पर ऐसा बोला गया। तो अभी क्या हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, ठीक है, ये यूएस के समिट पर गए, यूएस की विजिट पर गए, वहाँ पर समिट हुई है, प्लस यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ बातचीत हुई है। तो इन्होंने यहाँ पर क्वाड का मुद्दा उठाया, यानी क्वाड आपको मालूम होगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर 4 कंट्रीज है, कौन कौन सी, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर डिस्कशन क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट रखा गया वैक्सीन अवेलेबिलिटी को लेकर, कि वैक्सीन को कैसे अवेलेबल किया जा सकता है। इंडिया ने यहाँ पर बोला है कि देखो इंडिया वापस से जो वैक्सीन्स है उनको एक्सपोर्ट करेगा दूसरी कंट्रीज़ को। अभी क्या हुआ था, इंडिया शुरुआत में कोवैक्स वैक्सीन को बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसके बाद इंडिया के अंदर खुद यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, एक तरीके से सेकेंड वेव देखने को मिला कोविड-19 का। हमारी कंट्री के अंदर खुद वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया, प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। तो इन चीज़ों की वजह से इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने जो वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहा था उसको रोक दिया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो आज के टाइम पर सिचुएशन काफ़ी हद तक सुधर चुकी है। नाउ इंडिया वापस से फोकस कर रहा है, इंडिया अपनी सप्लाईज को रिज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोवैक्स वैक्सीन है उसको वापस से एक तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा दूसरी कंट्रीज़ को, क्योंकि हमारे पास एक प्रोग्राम चल रहा है वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम, इसी के अंडर में इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ को ये वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहा है। उसके बाद एक मुद्दा और उठा था, देखो ये हुआ पहला टॉपिक जो कि डिस्कशन हुआ। दूसरा मुद्दा यहाँ पर आपको मालूम होगा, यूएस ने जो डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है इसको यहाँ पर एक तरीके से यूज़ करते हुए जो भी यहाँ पर रॉ मटेरियल्स का यूएस एक्सपोर्ट करता था उसको रोका, इस एक्ट को रोका। मतलब क्या था, मैं आपको इस एक्ट का मतलब समझाता हूँ। देखो यूएस के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल हम लोग वैक्सीन बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर यूएस ने जो रॉ मटेरियल्स है इसको देने से मना कर दिया था। नाउ अब ये सिचुएशन भी सुधर चुकी है, अब ये रॉ मटेरियल्स आएगा हमारे पास और हम लोग यहाँ पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करेंगे। ये हुई है सिंपल सी कहानी। उसके बाद यहाँ पर इस समिट के अंदर और भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई है, और आप कह सकते हो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर डिफेंस टाइज को लेकर बातचीत करी गई। आज के टाइम पर इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनर है। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो दोनों एक तरीके से जो भी कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी हद तक ग्रो कर रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर, बहुत सारी डील हो रही है हमारी। और आज के टाइम पर उस डील के बारे में मेंशन करा गया है जो कि अभी हमने 4 दिन पहले डिस्कस किया था। अभी इंडिया और यूएस के बीच में एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का डील हुआ है। इंडिया और यूएस मिलकर इस व्हीकल को बनाएंगे। एक तरीके से ये अनमैन्ड एयर व्हीकल क्या होता है, यूएवी, इसको हम लोग ड्रोन्स बोलते हैं। ड्रोन्स आपको मालूम होगा, है ना। तो ये जो ड्रोन्स है बेसिकली, अब इन ड्रोन्स को इंडिया और यूएस मिलकर बनाने वाले हैं। ये एयर लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं, तो ये काफ़ी यूनिक होंगे। इसको एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा एयरक्राफ्ट से क्यों लॉन्च करेंगे, ड्रोन तो ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ड्रोन ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता है, ठीक है, ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं ट्रैवल कर सकता है। तो इसकी वजह से अगर आपको बहुत दूर, लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर अगर ड्रोन चलाना है तो इससे क्या होगा, एयरक्राफ्ट से आप ले जा सकते हो और फिर एयरक्राफ्ट से वहाँ पर लॉन्च करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर मजबूती देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कशन हुआ। आज के टाइम पर दुनिया भर में कुछ सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत तो पैंडेमिक हो गया। पैंडेमिक के बाद दूसरी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज, देन उसके बाद टेक्नोलॉजी के उसके क्षेत्र के अंदर कॉपरेशन नहीं है, प्लस सप्लाई चेन सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी हद तक डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, प्लस यहाँ पर इंडो पैसिफिक वाला रीजन फ्री बनाने के लिए यहाँ पर फोकस रखा गया। तो ये कुछ टॉपिक्स अलग से यहाँ पर उठाए गए इस क्वाड समिट के अंदर, इस मीटिंग के अंदर, जो कि इंडिया और जो यूएस की वर्चुअल समिट हुई थी इसके अंदर। ठीक है, सॉरी ये वर्चुअल समिट नहीं थी, ये समिट थी अभी जो कि यहाँ पर बायलैटरल समिट हुई है, हमारे प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बातचीत करके आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बोली गई। उसके बाद यहाँ पर मेंशन करा गया अभी हाल ही में भी मार्च 2021 में क्वाड कंट्रीज़ के बीच में मीटिंग हुई थी, ये वर्चुअल समिट हुई थी। वर्चुअल समिट मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये समिट हुई थी और यहाँ पर फोकस रखा गया था जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको फ्री कैसे बनाया जा सकता है, जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं उनसे। साथ ही साथ आपको मालूम होगा अभी ऑकस के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो वापस से ऑकस के बारे में चर्चा हो रही है। ऑकस के बारे में पढ़ पढ़ के हम लोग पक गए। ठीक है, ऑकस आपको मालूम होगा जो ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस करके एक ग्रुपिंग नहीं आई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि अभी हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था हाल ही में, और बहुत सारे एडिटोरियल में डिस्कस करें, 3-4 एडिटोरियल आ चुके हैं। ऑकस कहीं ना कहीं कंसर्न पैदा कर सकता है एक तरीके से क्वाड ग्रुप के लिए, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो जो इंडिया है उसके लिए। तो आप लोग यहाँ पर नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अभी हमने कल ही डिस्कस किया है। आप लोगों की थिंकिंग देखते हैं कहाँ तक जाती है। जो ऑकस ग्रुप है, ठीक है, यानी कि जो ऑकस ग्रुप है ये किस प्रकार से इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है, इंडिया को यहाँ पर ऑकस ग्रुप से क्या चिंता करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। जो अगला एडिटोरियल है यहाँ पर वो यहाँ पर है, ऑथर ने लिखा है जिनका नाम है मदन बी लोकुर। ठीक है, ये कौन है, तो यहाँ पर एक रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। अब इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो कुछ प्रकार की इन्वेस्टिगेशन हुई है हमारी कंट्री में, हाल ही में 2 रीसेंट केसेस देखने को मिले हैं और वो केसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है बेसिकली ये ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है जहाँ पर सिटीजन्स के राइट्स नहीं देखे गए, या कुछ भी ऐसा आप कह सकते हो कि मतलब किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं किया गया। वहाँ पर लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, ऐसा यहाँ पे बोला गया, सॉरी यहाँ पर ऐसा बोला गया कि जैसे कि यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में ध्यान नहीं दिया गया। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। सितंबर 10, 2021 की बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, आईटी डिपार्टमेंट बोलूँगा आगे से, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट ही यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो जो आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे इन्होंने यहाँ पर क्या करा, न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री ये 2 एक तरीके से वेबसाइट हैं। ठीक है, क्या न्यूज़ क्लिक और न्यूज़ लॉन्ड्री ये 2 वेबसाइट है, इनके ऑफिस के अंदर ये एंटर कर गए। इनके ऑफिस के अंदर विजिट करने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी है, और जो ये विजिट हुआ है एक तरीके से ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है कि हाँ यहाँ पर विजिट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर सर्वे किया गया इन ऑफिसर्स के द्वारा, जो आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे इन्होंने पूरी तरह से इन ऑफिसेस के अंदर सर्वे किया है। अब आपका क्वेश्चन होगा ये कौन से एक्ट के थ्रू किया गया है, तो यहाँ पर ये जो सर्वे किया गया ये गवर्न किया गया है सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब ये जो सर्वे किया गया इन आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू वो यहाँ पर एक एक्ट इस्तेमाल करके हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 133A इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन ये है ये सेक्शन 133A इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को क्या पावर देता है, तो सेक्शन 133A ऑथोराइज करता है कि जो भी यहाँ पर इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो किसी भी ऑफिस के अंदर एंटर कर सकती है, ठीक है, जहाँ पर बिजनेस या फिर प्रोफेशन चल रहा हो। उसके बाद इसका जो मेन पर्पज़ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, यहाँ पर ये काम कर सकती है, जो इंस्पेक्शन कर सकती है, जांच कर सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट का, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका, या फिर कोई कैश स्टॉक है उसको वेरीफाई कर सकती है, या फिर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल दूसरे हो गए उनको भी यहाँ पर चेक कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से इंस्पेक्शन के बारे में बात करी गई। तो कहीं ना कहीं इस सेक्शन के अंडर में आई डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर्स को ये सारी पावर्स मिलती हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बोला गया सर्वे यहाँ पर कभी भी कैरी किया जा सकता है, सर्वे यहाँ पर चलाया जा सकता है कभी भी, लेकिन उस टाइम पर जब जो ऑफिस है वो ओपन हुआ हो। ठीक है, यानी कि जब ऑफिस उस समय टाइम पीरियड ओपन होने का हो तभी ये सर्वे किया जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पर इनके पास पावर नहीं है कि ये कोई किसी भी समय पर घुसकर ऑफिस के अंदर सर्वे कर सकें। तो यहाँ पर एक्ट ये बताता है। लेकिन हुआ क्या, अभी जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया, अभी जो रिसेंट केसेस हम लोग को देखने को मिले हैं वहाँ पर जो IT डिपार्टमेंट है वो एक तरीके से जो न्यूज़ लॉन्ड्री का ऑफिस है उसमें पता है कब घुसा, यहाँ पे बोला गया रात में 12:15 के आसपास ये लोग एंटर कर चुके थे ऑफिस के अंदर, और मॉर्निंग 12:40 AM मॉर्निंग अगले दिन यहाँ
यहाँ पर ये लोग निकले हैं। तो आप कह सकते हो ये कोई टाइम पीरियड नहीं था एंटर करने का ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इस टाइम पर एंटर किया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो न्यूज़ क्लिक वाली ऑफिस है, मैंने आपको बताया ना 2 ऑफिस हैं, दोनों ऑफिस के अंदर विजिट किया था। तो एक तो न्यूज़ लॉन्ड्री वाले में इस टाइम पर गए और न्यूज़ क्लिक वाले में भी आप कह सकते हो दोपहर में यहाँ पर ये लोग गए और फिर उसके बाद आधी रात तक यहाँ पर इन्होंने सर्वे किया। तो आप कह सकते हो यहाँ पर पहली क्वेश्चन तो यह है, ये जो टाइम पीरियड ऐसा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पीरियड आपको दे रखा है कि आप लोग यहाँ पर उसी टाइम पर सर्वे कर सकते हो जब ऑफिस ओपन हो, जब अपना काम कर रहा हो ऑफिस, ठीक है। लेकिन अभी क्या यहाँ पर बोला गया कि देखो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या ऑफिस इतनी रात तक खुला था। अब यहाँ पर ऑफिस खुला था तो मतलब सारे स्टाफ थे वहाँ पर। अगर स्टाफ थे वहाँ पर तो यहाँ पर देख पाओगे कि जो ये बोला गया ऑफिसर्स हैं, देखो मान लो ऑफिस यहाँ पर इन्होंने बोला रात तक अगर ऑफिस खुला था, वहाँ पर स्टाफ नहीं थे, तो ये जो ऑफिसर्स हैं इन्होंने कहीं ना कहीं इस लॉ को वायलेट किया है, क्योंकि इनके पास टाइम पीरियड डिफाइन कर रखा है कि जब यहाँ पे काम चल रहा है ऑफिस के अंदर तभी आप एंटर कर सकते हो। जब यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था, आधी रात में आपने एंटर किया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉ को वायलेट किया है, ऐसा बोला गया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है 12 घंटे लगातार सर्वे चला है, तो यहाँ पर क्या ऑफिसर्स ने खाना नहीं खाया या उनके पास टिफिन बॉक्सेस थे या वाटर बॉटल्स थी, ऐसे यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बोली गई। उसके बाद जो ये सेक्शन 133A है ना, ये IT डिपार्टमेंट वालों को पावर क्या देता है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, एक तरीके से जांच कर सकते हैं बुक ऑफ अकाउंट की, प्लेस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन देम, उसका डॉक्यूमेंट्स का और भी बहुत सारी जो इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लोग एक तरीके से जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको सीज भी कर सकते हैं, इनके पास सीज करने की पावर है। इंपाउंड मतलब सीज करने की पावर है, या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स हो गए जो भी इनके द्वारा इंस्पेक्ट करे गए हैं उनको भी ये लोग सीज कर सकते हैं, इनके पास ये पावर है। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो और भी चीज़ हम लोग को देखने को मिली। यहाँ पर देखने को ये मिला, देखो ओडिशा हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक अपना व्यू दिया। ओडिशा हाई कोर्ट ने बोला कि देखो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सर्वे का वो होता है इंस्पेक्ट। अगर आप कह सकते हो कि चलो इंस्पेक्ट के साथ साथ आप किसी चीज़ को सीज भी कर सकते हो, लेकिन सीज कर सकते हो तो वो एक नेसेसरी चीज़ होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर देखो सीज जब आप करोगे तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए कि हमने क्यों सीज किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, अभी जब ये इंस्पेक्शन चल रहा था तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को सीज किया। अब यहाँ पर जो ऑफिसर्स इन्होंने यहाँ पर सीज तो किया है, लेकिन उसके पीछे का एक तरीके से स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन बुरी तरह से चलता हुआ नजर आ रहा है, ये ऑथर का कहना है। सेक्शन 133A के अंदर और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सेक्शन 133A याद रखना, चर्चा में है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर इसके अंदर और भी बहुत सारी प्रोहिबिशन दे रखे हैं कि आप कह सकते हो कोई भी सामान इधर से उधर नहीं कर सकते हो, या कोई भी सामान यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर अपनी जगह से हटा नहीं सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर ही पावर देता है, लेकिन किसी भी चीज़ को फॉलो किया ही नहीं गया यहाँ पे ऑफिसर्स के थ्रू। ये जो 2 केसेस देखने को मिले न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक का, यहाँ पे बोला गया ये बहुत बुरी तरह से इन्वेस्टिगेशन चली। प्लस जो न्यूज़ लॉन्ड्री के CEO थे, इनसे बोला आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री के CEO बोल रहे थे कि हम अपने लॉयर को कॉन्टैक्ट करेंगे, लॉयर को बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें तो हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन है, किस चीज़ को लेकर है, लेकिन यहाँ पर IT डिपार्टमेंट ने उनको कॉन्टैक्ट करने ही नहीं दिया अपने लॉयर के साथ। साथ ही साथ इनका फ़ोन भी रखा और फ़ोन से यहाँ पर कहा कि अपना डेटा वगैरह डिलीट करो, और जो इनका पर्सनल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ऑफिस मशीन्स थी, इन सब को यहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया और यहाँ पर बोला कि आप अपना डेटा सारा डिलीट कर दो। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इनसे क्यों बोला गया, CEO से यहाँ पर क्यों बोला गया कि अपना पर्सनल डेटा डिलीट करें, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, और IT डिपार्टमेंट ने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी करा है दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कि इन्होंने बहुत सारा मटेरियल सीज किया था। तो यहाँ पर तीसरा यहाँ पर ये क्वेश्चन एक और यहाँ पर ऑथर ये उठा रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच है, बोलने का हक है, प्लस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट है, तो आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को वॉयलेट कर रहे हो। तो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन किसी काम की है नहीं। ऑथर यहाँ पर डायरेक्टली इन चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। तो इशू क्या है यहाँ पर, आप कह सकते हो इशू यही है कि आपने किस प्रकार से सिटीजन्स को हैरास किया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिटीजन को हैरास करना नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया 12 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन चली, ना किसी को अपने घर वालों से कांटेक्ट करने दिया, और ऐसा लग रहा था सभी लोगों को हाउस अरेस्ट या फिर ऑफिस अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है। तो एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन को लेकर ही चर्चा करी है कि इन्वेस्टिगेशन होती है जहां पर आप हर चीज़ के रिस्पेक्ट करके प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ना कि आप सिटीजन्स के राइट्स को वॉयलेट करके इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, नीडलेस रो के बारे में चर्चा हो रही है। राजस्थान के अंदर आपको एक नई कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिलेगी, राजस्थान कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एक्ट, ठीक है। ये एक्ट है, ये 2009 का एक्ट है। यहाँ पर एक सेक्शन है जिसको एक तरीके से अमेंडमेंट किया गया। अभी आप कह सकते हो एक नया बिल पास किया गया है राजस्थान के अंदर। अभी यहाँ पर जो बिल पास किया है
इसके अंदर ये बोला जो चाइल्ड मैरिज होगी, चाइल्ड मैरिज का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जो बाल विवाह होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, आपको वो रजिस्टर करवाना होगा। तो यहाँ पर सारी जो अपोजिशन पार्टीज है वो खड़ी हो गई कि चाइल्ड मैरिज को आप रजिस्टर करने के लिए कह रहे हो, मतलब आप चाइल्ड मैरिज को लीगलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर राजस्थान की सरकार बोलती है हमने लीगलाइज करने को नहीं बोला है, हमने सिर्फ और सिर्फ बोला है कि हम इसका रजिस्टर करवा रहे हैं, रजिस्टर हो जाएगा तो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो अपोजिशन पार्टीज बोलती हैं कि आप रजिस्टर करवा रहे हो, उसका मतलब लीगलाइज ही तो है। ठीक है, यहाँ पर अगर रजिस्टर मतलब चाइल्ड मैरिज को आप लीगलाइज नहीं करवाओगे तो रजिस्ट्रेशन किस बात का। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार क्या बोलती है कि जो चाइल्ड मैरिज है बेसिकली यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि मान लो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आगे बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, एडल्ट होने के बाद अगर वो चाहते हैं अपनी मैरिज को रद्द करवाना तो वो रद्द करवा सकते हैं। पहला यहाँ पर राजस्थान सरकार ने पॉइंट ये रखा। दूसरा यहाँ पर इन्होंने बोला आने वाले टाइम पर बहुत सारी स्कीम्स वगैरह होंगी, उन सबके जो बेनिफिट्स हैं वो इन चाइल्ड मैरिज वाले लोगों को मिलेगा। ये यहाँ पर राजस्थान सरकार ने पॉइंट्स रखे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये क्वेश्चन उठता है क्या ये रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार केस हुआ था साल 2007 के अंदर, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जितनी भी मैरिजेस होंगी भारत के अंदर उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर इस केस के अंदर बताया गया था। तो इसी केस का इस्तेमाल करते हुए राजस्थान सरकार भी बोल रही है कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है चाइल्ड मैरिज के लिए। और यहाँ पर आप कह सकते हो चाइल्ड मैरिज यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने लीगलाइज नहीं करी है, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पर ऐसा स्टेटमेंट रखा गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आगे बच्चे बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो उसके बाद अगर वो चाहते हैं तो रद्द कर सकते हैं। वही चीज़ें वापस से रिपीटेडली बताई गई हैं, अपनी चाइल्ड मैरिज को वो चाहें तो रद्द कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये आगे तक फॉलो की जा सकती है। तो आप कह सकते हो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है क्या चाइल्ड मैरिज को वाकई में एक तरीके से लीगलाइज किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार कह रही है नहीं, देखो चाइल्ड मैरिज को एक तरीके से अगर रोकना भी होगा तो यहाँ पर रोक भी सकते हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस होगा, जहाँ पर भी ऑफिस होगा, जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो लोग रोक भी सकते हैं। अगर चाहते हैं रोकना तो बिल्कुल चाइल्ड मैरिज को रोका भी जाएगा, ऐसा यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, तो फिलहाल ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, इसको लेकर मैंने आपको समझा दिया कॉन्ट्रोवर्सी क्या चल रही थी, चाइल्ड मैरिज को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी ये देखने को मिली। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है, देखो आज के टाइम पर भारत के अंदर जो बिहार वाला रीजन है वो एक तरीके से मोर प्रोन रिगार्डिंग फ्लड एरियाज है, मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पर बाढ़ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो इंडिया नेपाल का लेकर जो तराई वाला रीजन है उसके बाद कुछ एरियाज़ आगे का पड़ता है, वहाँ पर बहुत सारी हम लोग को बाढ़ वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। अब हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे सारी चीज़ों को। तो इंडिया नेपाल को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा अगर फ्लड्स को रोकना है। तो अगर हम बात करें बिहार के अंदर बहुत सारी फ्लड्स देखने को मिलती है, बहुत सारी बाढ़ आती है ऐसी नदियों से जो कि नेपाल से निकल कर आ रही हैं, या फिर ऐसे रीजन में जाके इंडिया नेपाल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया नेपाल दोनों एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बना सकते हैं, मतलब दोनों की सरकारें मिलकर एक पैनल बना सकती हैं जो कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकती हैं। अब आर्टिकल को समझेंगे। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के रिगार्डिंग। इशू क्या है, देखो आज के टाइम पर बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी जो एक तरीके से नॉर्थ बिहार वाला रीजन है, जो मिथिलांचल रीजन वाला एरिया है, वहाँ पर फ्लड वाले सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बाढ़ वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ये बोला गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉन्ग फेल्ट प्रॉब्लम ऑफ फ्लड बिहार के अंदर बहुत लंबे समय से देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे जो दिक्कत है बाढ़ वगैरह की, ये बहुत लंबे समय से बिहार में। अगर हम बात करें ऐतिहासिक, बिहार को यहाँ पर इंडिया का मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट बोला जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है वो रीजन बिहार है। 73% का जो टोटल लैंड एरिया है बिहार का वो कहीं ना कहीं फ्लड से अफेक्टेड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बाढ़ से बुरी सिचुएशन देखने को मिलती है। जो 76% पॉपुलेशन है पूरे नॉर्थ बिहार की, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इस बाढ़ की वजह से। उसके बाद बहुत बड़ा जो एरिया नॉर्थ बिहार का है जो कि नेपाल को ज्वाइन करता है, ठीक है, नेपाल को ज्वाइन करता है कुछ एरिया नॉर्थ बिहार का, वहाँ पर आपको बहुत सारे रिवर्स देखने को मिलेंगी जैसे कि कोसी, गंडक, बुरी गंडक, बागमती। उसके बाद ये सारे रिवर्स हैं, ये ग्रुप ऑफ रिवर्स हैं। इनकी जब क्या होता है बारिश होती है इनके अंदर पानी भर जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये फ्लड वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। ये बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है नेपाल के अंदर। आप कह सकते हो यहाँ पर नेपाल का जो तराई वाला रीजन है, बिहार वाला रीजन है, वहाँ पर ये रिवर्स देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं क्या ये सारी जिम्मेदारी बिहार की ही बनती है कि यहाँ पर इन फ्लड को रोका जाए? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, नेपाल को भी आना चाहिए साथ में। नेपाल और बिहार यहाँ पर इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हो इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर इन फ्लड्स वाली सिचुएशन को बिहार वाले रीजन में कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको
एग्जैक्टली लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये नेपाल का मैप है, ठीक है। अब तेरई वाला रीजन किसको बोलते हैं? तेरई वाला रीजन बोलते हैं नीचे वाले साइड को। नेपाल का जो नीचे वाला साइड है ये तेरई वाला रीजन होता है, ठीक है। अब आप कह सकते हो ये वाला रीजन और नीचे की साइड, जब आप भारत के मैप देखोगे तो यहाँ पर बिहार पड़ेगा, उत्तराखंड पड़ेगा, तो बहुत सारी जो जगह हैं वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। तो बिहार भी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। अब अगर हम बात करें तो बाउंड्री शेयर करता है तो बहुत सारे रिवर्स हैं वहाँ पे आसपास पड़ती हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बातें पैदा करती हैं। जो टोटल एरिया है फ्लड्स के थ्रू अफेक्टेड है वो लगातार सालों साल जो है इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ वाली सिचुएशन सालों साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में हमने देखा था बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ देखने को मिली है, और साल 2004 का डेटा तो ये बताता है कि एक साल के अंदर बाढ़ की वजह से लगभग 800 लोगों की जान गई थी, और पता नहीं कितने सारे लोग एक तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। जो फ्लड वाली सिचुएशन है काफ़ी बुरी सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ पर आप कह सकते हो नॉर्थ बिहार और जो तराई वाला रीजन है नेपाल का, वो आज के टाइम पर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है बाढ़ को लेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया, अगर हम देखें तो पिछले कुछ टाइम पे जो इन दोनों के बीच का कॉपरेशन है वो कैसे चेंज हुआ है। दो हिस्ट्री जो ऑफ कॉपरेशन है, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में जो भी कॉपरेशन है एम्बैंकमेंट्स को लेकर, कि जो यहाँ पर रिवर्स है उनके ऊपर एम्बैंकमेंट्स बनाए जाएंगे ताकि बाढ़ को रोका जा सके। तो यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया था 1950s में। यहाँ पर इन्होंने वर्क किया कोसी एम्बैंकमेंट के ऊपर। 1955 में यहाँ पर एक एम्बैंकमेंट को बनाना शुरू किया, लेकिन आप कह सकते हो ये सिर्फ मामला शुरुआती रहा और उसके बाद इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा नहीं। और आज के टाइम पर भी यहाँ पर ये चीज़ें एम्बैंकमेंट वाली चीज़ें हों चाहे वो डैम वाली चीज़ें हों वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों सरकारों को निकल कर आना पड़ेगा, साथ में मिलकर इन रिवर्स के ऊपर एम्बैंकमेंट्स होगा जहाँ पे ज़रूरत है डैम्स की उनको भी बनाया जा सकता है। तो ये काम करना होगा ताकि जो है हम लोग जो बिहार वाला रीजन है इसके अंदर ये फ्लड वाली सिचुएशन को रोक सकें, और साथ ही साथ नेपाल को भी काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। ये हम लोगों को चीज़ें देखनी है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, आप कह सकते हो व्हाट शुड बी डन बोला गया, तो व्हाट शुड बी डन के अंदर आप देख पाओगे ऑथर ने, मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे कि जो फ्रेंडशिप है नेपाल और इंडिया के बीच में, ये रीस्टार्ट कर सकते हैं वाटर डायलॉग को। जो भी इनके बीच का वाटर डायलॉग है उसको रीस्टार्ट करो, नई नई पॉलिसी के साथ आप साथ में आओ। आप यहाँ पर नई नई पॉलिसीज़ लेकर आ सकते हो। जो दोनों ही साइड में बहुत सारे अफेक्टेड एरियाज़ हैं, एक तरीके से बॉर्डर वाला रीजन है, ऐसा नहीं है कि बिहार के अंदर ही यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, साथ ही साथ नेपाल का बहुत सारा रीजन बर्बाद हो रहा है। तो दोनों के जो रीजन्स हैं उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर एक तरीके से आपस में मिलकर फ्रेंडली तरीके से यहाँ पर जो भी डिस्प्यूट्स हैं, सॉरी यहाँ पर फ्लडिंग को लेकर जो भी सिचुएशन है उसको हम लोग कम से कम कर सकते हैं। जो लॉसेस हैं वो हर साल हम लोग उसको कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर बर्बादी इस बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वाटर कोऑपरेशन एक तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इंडिया और नेपाल के बीच में। अगर ये लोग इस चीज़ को लेकर चलते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव ये कर सकते हैं, लेकिन बात है इंप्लीमेंट की। अगर इंप्लीमेंट करा जाएगा तो ही यहाँ पर आगे वर्क किया जा सकता है, अदरवाइज अगर फोकस ही नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर तो ये दिक्कत आने वाले टाइम पर बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ बोला जब आप फ्लड को कंट्रोल करोगे, जब आप बाढ़ को कंट्रोल करोगे, पानी बहुत सारे इकट्ठा कर पाओगे। अब जब वाटर रिसोर्स आपके पास आ जाएगा तो उससे आप लोग बहुत सारे डेवलपमेंटल यूज़ कर सकते हो, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, सिंचाई के लिए उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर इंडिया नेपाल का जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे अगर ये साथ में मिलकर इन फ्लड वाले पानी को इकट्ठा करके और डेवलपमेंटल इशू में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑथर के द्वारा बोली गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट आज का जो एडिटोरियल है वो यहाँ पर ये वाला है जिसमें बात करी गई है आइडेंटिटी एंड पब्लिक पॉलिसी को लेकर। देखो यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे बोला गया है, देखो कास्ट बेस्ड सेंसस है, इसमें बहुत सारी डिमांड हो रही है कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, बहुत सारी डिमांड देखने को मिलेगी, कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए। मैं एडिटोरियल में आपको एक तरीके से टू द पॉइंट यहाँ पर 2 लाइनों के अंदर इस एडिटोरियल का मुद्दा समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेंसस के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो सेंसस के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल से, इस एडिटोरियल से हटकर ये चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस एडिटोरियल से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, सेंसस को कौन कंडक्ट करता है। तो 1949 के बाद से जो सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है वो रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा किया जा रहा है, और जो सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है इनके द्वारा किया जा रहा है। अब ये लोग किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। तो ये मिलकर इसको कंडक्ट कर रहे हैं। जितने भी सेंसस हैं 1951 से कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। जितने भी सेंसस मैंने आपको बताया 1991 से 51 के बाद से जितने भी सेंसस कंडक्ट हुए हैं वो 1948 सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर में कंडक्ट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। जो लास्ट सेंसस हुआ था वो आपको साल 2011 के अंदर देखने को मिला था। ऑब्वियस ही बात है सेंसस हर 10 साल पीरियड के बाद हो रहा है,
साल 2011 के अंदर एक लास्ट सेंसस देखने को मिला था और यहाँ पे लास्ट और लेटेस्ट सेंसस इसको बोला गया है और अगला सेंसस हमें साल 2021 के अंदर देखने को मिलेगा। अभी सेंसस की तैयारी चल रही है और आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर 2024-25 तक ये 2021 का सेंसस तैयार हो जाएगा। तो जो लास्ट सेंसस था वो लेटेस्ट वन था, मैंने आपको बताया। यहाँ पर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया था, काफ़ी सारा डेटा हमारे पास है, काफ़ी सारा डेटा आज तक हमारे पास आ रहा है। सेंसस का डेटा कभी भी आप कह सकते हो पीछे नहीं रहता, सेंसस का डेटा रेगुलर आता रहता है। साल 2011 के सेंसस का डेटा भी आज तक हमारे पास आता रहता है। माइग्रेशन का डेटा हाल ही में यहाँ पर लॉन्च किया गया था, आपको मालूम होगा। तो ये जो सेंसस है बेसिकली ये दो फेजेस के अंदर कंडक्ट किया जाता है, एक हाउसिंग लिस्ट के अंदर, एक पॉपुलेशन एनोमरेशन के ऊपर। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है सेंसस का जो ये मुद्दा है ना, या जो ये सेंसस वर्ड है, ये आपको बहुत पुराने ज़माने से देखने को मिलेगा। एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के टाइम पर भी सेंसस हुआ करता था, ऐसी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्योंकि जो अर्लीस्ट लिटरेचर है ऋग्वेदा का टाइम, तो यहाँ पे बताया जाता है कुछ पॉपुलेशन काउंट करके कुछ चीज़ें थी, वहाँ पर भी पॉपुलेशन की गिनती हुआ करती थी। सेंसस का मतलब ही क्या है? पॉपुलेशन को काउंट करना। पॉपुलेशन के काउंट करने के बाद मतलब कि मेल्स कितना है, फीमेल्स कितना है, सेक्सेस के हिसाब से यहाँ पर आप कह सकते हो कि वेरिएशंस देखना और यहाँ पर चीज़ों को देखना जिसके थ्रू यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करी जा सके, पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सेंसस का कॉन्सेप्ट है बहुत पहले देखने को मिला। ऋग्वेदा के टाइम पर भी हम लोगों को ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन काउंट है उस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती थी 800 से 600 BC के आसपास। उसके बाद जो अर्थशास्त्र लिखी गई है कौटिल्य के द्वारा, तो इसके अंदर भी आप कह सकते हो सेंसस वाली चीज़ें मैंशनड है, पॉपुलेशन को कैसे काउंट किया जाता है वो चीज़ें मैंशन है। तो आप इतने समय पहले भी सेंसस का कहीं ना कहीं एक तरीके से यूज़ हो रहा था। आप देख पाओगे जो मुगल हैं, एक तरीके से मुगल के टाइम पर, मुगल किंग अकबर के टाइम पर भी यहाँ पर सेंसस वगैरह क्या चीज़ों के बारे में मैंशनड है। जो इनकी एक रिपोर्ट हुआ करती थी एन ए अकबरी, उसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्रहेंसिव डेटा देखने को मिला है कि पॉपुलेशन को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर, वेल्थ को लेकर। तो सेंसस का मुद्दा बहुत पहले से चलता हुआ रहा है। लेकिन आज के टाइम पर बात करें मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो सेंसस है वो और ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस ले चुका है। पहला सेंसस, पहला कंप्लीट सेंसस भारत का कंडक्ट हुआ था 1830 के अंदर, सॉरी 1830 के अंदर, 1830 के अंदर पहला सेंसस कंप्लीट यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। किसके द्वारा किया गया? हेनरी वॉल्टर के द्वारा, ढाका के अंदर। ढाका आज के टाइम पर कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर है। जो दूसरा सेंसस कंडक्ट किया गया था वो 1836 से लेकर 37 के बीच में बाय फोर्ट सेंट जॉर्ज के थ्रू किया गया था। सेंसस दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक होता है नॉन सिंक्रोनस सेंसस और दूसरा होता है सिंक्रोनस सेंसस। नॉन सिंक्रोनस सेंसस कौन सा होता है? जो कि छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पर जनगणना करवाई जाती है। सिंक्रोनस सेंसस जो कि कंप्लीट पार्ट के अंदर यहाँ पर ये सेंसस करवाया जाता है। तो नॉन सिंक्रोनस सेंसस बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हम लोग को देखने को मिले थे। ठीक है, ये सेंसस जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया एक तरीके से ये करवाया गया था अंडर ब्रिटिश मायो, वाइसरॉय लॉर्ड मायो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया। उसके बाद जो पहला सिंक्रोनस सेंसस था, अब आपको ध्यान रखना है पहला ऐसा सेंसस जो कंप्लीट इंडिया के ऊपर कंडक्ट किया गया। सिंक्रोनस सेंसस मतलब पूरे पार्ट के ऊपर अच्छे से प्रॉपरली एनालाइज करके सेंसस कंडक्ट किया गया था, वो 1881 में किया गया था। किसके द्वारा? WC प्रोडन के द्वारा किया गया। ये उस समय सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, इस सेंसस के अंदर काफ़ी कुछ फोकस में रखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें तब से लगातार 1881 से लगातार हर 10 साल के अंदर सेंसस कंडक्ट हो रहा है। लेकिन अब की बार जो साल 2021 के अंदर सेंसस होगा वो कुछ नया होगा। नया क्यों होगा? क्योंकि डिजिटलाइज वे में होगा, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सेंसस कंडक्ट करवाने वाले हैं। साल 2021 का जो सेंसस होगा वो 18 लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा हमारे शेड्यूल के अंदर 8वें शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं। 22 लैंग्वेजेस में जो 18 लैंग्वेजेस हैं, उन 18 लैंग्वेजेस के अंदर ये करंट वाला सेंसस हम लोग को देखने को मिलने वाला है। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक और कैटेगरी रखी गई है इस बार सेंसस में, थर्ड कैटेगरी जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी होती है उसको भी अब की बार सेंसस के अंदर रखा गया है। और 2011 के अंदर भी ये ट्रांसजेंडर की कैटेगरी थी, अदर कैटेगरीज थी, लगभग 5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन थी उस टाइम यहाँ पे बताया गया। पहली बार अगर हम बात करें लगभग 140 साल से, अगर हम बात करें पिछले 140 साल के इतिहास में, अभी तक यहाँ पर सेंसस डिजिटलाइज वे में कंडक्ट नहीं हुआ है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर डिजिटली वे में हम लोग यहाँ पर सेंसस को कंडक्ट करवाने वाले हैं। जो सेंसस डेटा है ये अवेलेबल होगा साल 2024-25 तक और सेंसस डेटा लगातार आता रहता है। 2011 के सेंसस का डेटा आज तक आ रहा है और उसी प्रकार से सेंसस रेगुलरली चलता रहता है। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें
जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल में यह बोला गया, जब भी आप आइडेंटिटी बेस्ड पब्लिक पॉलिसी लगा रहे हो तो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। देखो यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए जब आप अप्रोच लेकर चल रहे हो तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। आपको एक अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा, यूनिवर्सल अप्रोच। ऐसा नहीं आप कास्ट बेस्ड सेंसस करवाओ, इस पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग सबको साथ में लेकर डेवलपमेंट कर रहे हो तो वो ज़्यादा आपको फायदेमंद देखने को मिलेगा। एक यूनिवर्सल अप्रोच ज़्यादा फायदेमंद देखने को मिलेगी। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट था जिसको एनालाइज करने के लिए हमने सेंसस पढ़ा है। ओके, अदरवाइज यहाँ पर आर्टिकल कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। अगला आर्टिकल बात करता है, चाइना लगातार यहाँ पर ट्रैवल को बैन कर रहा है इंडियंस को ऊपर। तो आपको मालूम होगा इंडियंस जो आज के टाइम पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं चाइना के अंदर, और ये मुद्दा इसलिए उठाया गया क्योंकि जो हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं टुवर्ड्स चाइना, जिनका नाम है विक्रम मिश्री, यहाँ पर आप देख पाओगे इनका ये पिक्चर है। इन्होंने यहाँ पर बोला, देखो आज के टाइम पर लगभग 23,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनरोल कर चुके हैं, लेकिन वो भारत के अंदर हैं, वो चाइना जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैवल को बैन कर रखा है, तो वो कैसे जाएँ चाइना, और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनरोल कर रखा है। तो इतने सारे इंडियन स्टूडेंट जो कि आज के टाइम पर परेशान हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वजह से बोला गया है चाइना को एक तरीके से जो ट्रैवल बैन है इसको हटाना चाहिए। क्या चाइना का जो ये ट्रैवल बैन है ये एक अनसाइंटिफिक अप्रोच है, ऐसा हमारे इंडियन एम्बेसडर ने बोला है। हालांकि हम लोग चाइनीज़ लोगों को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनको फैमिली से मिलना या ये सारी चीज़ें उनको तो अलाउ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो चाइना ये बहुत बड़ा एक तरीके से मतलब कि गलती दिखा रहा है। उसके बाद आप कह सकते हो अभी भी यहाँ पर कोई वीज़ा वगैरह इशू किया नहीं है, और यहाँ पर चाइनीज़ जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, यहाँ पर आप कह सकते हो ये लोग अभी कोई वीज़ा वगैरह इशू नहीं कर रहे हैं। जो ये ट्रैवल को बैन कर रखा है, ये पिछले साल नवंबर से आप कह सकते हो ट्रैवलिंग के ऊपर बैन लगा रखा है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इस प्रकार से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा तक नाराज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे काफ़ी हद तक परेशान देखने को मिलेंगे, उनकी पढ़ाई काफ़ी हद तक पीछे चल रही है। तो विक्रम मिश्री ने हाईलाइट किया है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है आज के टाइम पर, जो स्टूडेंट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, इनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है, क्योंकि चाइना ने इस ट्रैवल के ऊपर बैन लगा रखा है। तो ट्रैवलिंग बैन को यहाँ पर चाइना के बोला गया है अनसाइंटिफिक अप्रोच। ओके, तो ये एक आइडिया आप लोग रख सकते हो। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर चाइना से ही रिलेटेड है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार डेवलप कर रहा है। आपको मालूम होगा तिब्बत वाले रीजन के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, रेड रोल्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर एक और रोड तैयार करी गई है, बीजिंग से लेकर लहासा तक एक की रोड रेल कंप्लीट कर ली गई है चाइना के द्वारा। और ये जो रेड रोल है ये लगभग आप कह सकते हो यहाँ पर रोड लिंक है, बेसिकली मैं रेड रोल बोला हूँ, रोड लिंक है, रोड बनाई गई है। ये लगभग 295 किलोमीटर का लंबा रोड है, लगभग 295 किलोमीटर्स का। लहासा से नागपुर करके यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा एरिया को। आप कह सकते हो कि इससे यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो रोड बनाई गई है ये लगभग 4500 मीटर अबव द सी लेवल रोड देखने को मिलेगी। और इसी के साथ यहाँ पर चाइनीज़ स्टेट मीडिया ने बोला है दुनिया का जो हाईएस्ट एक्सप्रेसवे, ऊंचाई पर दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर बीजिंग लहासा एक्सप्रेसवे है, ऐसा यहाँ पर चाइना बोल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर चाइना ने अपने बहुत सारे और भी डेवलपमेंट्स स्टार्ट कर रखे हैं तिब्बत वाले रीजन के अंदर। उसके बाद आपको मालूम होगा बॉर्डर के पास ये लोग ट्रेन को लेकर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ट्रेन चलाई जाएगी। उसके बाद आप कह सकते हो बहुत सारे और भी डेवलपमेंट चल रहे हैं। अगर हम बात करें एलएसी पर तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो हर जगह पर ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को डेवलपमेंट नहीं करने देते। एलएसी पर जो इशू हुआ वो भी डेवलपमेंट को लेकर हुआ था, आपको मालूम होगा इसके बारे में। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आता है, यहाँ पर बात हो रही है, अभी यहाँ पर हमने कल डिस्कस किया था साइक्लोन गुलाब के बारे में। तो ये जो साइक्लोन गुलाब है ये हम लोगों को हिट करता हुआ नजर आया ओडिशा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो एक तरीके से बोला गया कि इस साइक्लोन गुलाब की वजह से लगभग 28 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश ओडिशा पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि ये जो गुलाब है ये कोस्ट को क्रॉस कर चुका है, यानी कि जो तट होता है उसको ये पूरा का पूरा साइक्लोन क्रॉस कर चुका है। और इसने काफ़ी हद तक लैंडफॉल क्रिएट किया। बहुत सारे एरियाज़ हैं, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ एरियाज़ हैं, ओडिशा का साउथ एरियाज़ है, वहाँ पर लैंडफॉल वगैरह भी देखने को मिला है इस पूरे साइक्लोन की वजह से। और यहाँ पर एक फोरकास्ट किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो एक भारी भरकम रेन है साइक्लोनिक विंड की वजह से, ये कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता वाली बात है। प्लस आज के टाइम पर बहुत सारे एरियाज़ अफेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आने वाले टाइम पर और बर्बादी ना हो इसके ऊपर फोकस रखा जा रहा है। जो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है इसने बहुत सारा डैमेज कर दिया, लगभग 8 मंडल्स को बुरी तरह से डैमेज किया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब ये कोस्ट को क्रॉस कर चुका है, अंदर की साइड बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। मतलब 100 से ज़्यादा जो ट्रीज़ हैं वो उखड़ चुके हैं बहुत सारे मंडल्स के अंदर, ऐसा बोला गया। पावर सप्लाई जो है अफेक्ट हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर इसको अभी पूरी तरह से इसके ऊपर फोकस रखा गया है, और अभी और कंसर्न वाली बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं।
अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए साइक्लोन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह है, ये साइक्लोन्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक भारी भरकम विंड चलती है, बहुत तगड़ी आंधी तूफान यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो ये ज़्यादातर साइक्लोन्स आते हैं इंडिया की साइड पर, इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये 1-2 दिन ही न्यूज़ में रहेगा, तो इसको हम लोग रेगुलर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। ये एक छोटा सा आइडिया रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया वाला रीजन है, इंडिया के आसपास जो साइक्लोन्स आते हैं उनको हम लोग साइक्लोन्स ही बोलते हैं। लेकिन यही साइक्लोन जब चाइना और जापान के पास आता है तो इसको हम लोग टाइफून बोलते हैं। जब यही साइक्लोन साउथ अमेरिका की साइड आता है तो इसको हरिकेन बोलते हैं। जब यही साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया की साइड आता है तो इसको विलीविलीज बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि यहाँ पर जो साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया की साइड आता है इसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें साइक्लोन कैसे बनते हैं, तो साइक्लोन बनने के पीछे की बहुत ही यहाँ पर सरल सी प्रक्रिया है। मैं आपको छोटे से उसमें समझाने वाला हूँ, छोटे से एक तरीके से स्टेटमेंट में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर इक्वेटर देखने को मिलेगा, इक्वेटर वाले रीजन पर ही यहाँ पर साइक्लोन्स ज़्यादातर आते हैं। इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है। और आपको मालूम होगा इक्वेटर के ऊपर क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ती हैं, डायरेक्ट सन की रेज पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर। अब क्या होता है, डायरेक्ट सन की रेस पड़ेंगी तो जो पानी है वो उबलेगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा, इसमें से इवापोरेशन होगा, यहाँ पे भाप निकलेगा, भाप निकलेगी ऊपर जाएगी। जब ऊपर जाएगी, ऊपर ठंडी हवा है, ठंडी हवा से मिलेगी तो इसमें से लेटेंट हीट रिलीज होगी। लेटेंट हीट जब रिलीज होगी तो इस प्रकार से बादल बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब जब बादल बनेगा तो इस प्रकार से क्लाउड फॉर्मेशन होता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता रहता है। नीचे फिर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, गोल 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 यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता रहता है। ये प्रोसेसिंग चलती रहती है और ये जो स्टॉर्म है, जो साइक्लोन है, और ज़्यादा मजबूत होता रहता है। इसमें यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, यहाँ पर जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। कोरियोलिस फोर्स वगैरह का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। बट अभी क्या है साइक्लोन एग्जैक्टली हम उसको समझ रहे हैं, एक छोटा सा आइडिया ले रहे हैं कैसे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर विंड स्पीड तेज होती रहती है, प्रोसेस चलता रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब ये स्पीड तेज होती है, उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टॉर्म क्रिएट हो चुका है, इसके बाद ये जो आंधी क्रिएट हो चुकी है, ये हिट करती है कोस्टल एरियाज़ को। और ज़्यादातर हम लोग को ओडिशा वगैरह एरिया में यहाँ पे ये साइक्लोन हिट करते हुए नजर आते हैं। इस साल अभी हाल ही में 2 साइक्लोन और चर्चा में थे। नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताना, वो भी कहाँ पे हिट करें, नीचे कमेंट सेक्शन बताना, ठीक है। एक साइक्लोन आप कह सकते हो कि मतलब दोनों 2 साइक्लोन थे, हाँ बेसिकली 2 साइक्लोन थे, वो क्या क्या नाम थे नीचे कमेंट सेक्शन बताना है। ओके, अभी साइक्लोन अलग कैटेगरीज को होते हैं। देखो जितनी मतलब साइक्लोन है उसके अंदर जितनी हवा की स्पीड है, यानी कि हवा की तेज़ी जितनी ज़्यादा है वो साइक्लोन उतना खतरनाक होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितनी तेज़ हवा चलेगी उतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी, उतना डैमेज करेगी। तो जितनी तेज़ हवा होगी उतना साइक्लोन यहाँ पर खतरनाक होगा। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सबसे ज़्यादा कम खतरनाक होता है डिप्रेशन करके। तो ये आप लोग एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, ये साइक्लोन गुलाब नाम कैसा आया, साइक्लोन का नाम कैसे देते हैं, इसके ऊपर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। तो यहाँ पर इसको समझने से पहले आपको समझना होगा साल 2000 के अंदर एक ग्रुप ऑफ नेशन है जिसको हम लोग WMO बोलते हैं या एस्के बोलते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे देशों को ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, इनको इन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि हम साइक्लोन्स को नाम दिया करेंगे। अलग अलग रीजन में जब आएंगे साइक्लोन तो इसको नाम देंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसी प्रकार से कंट्रीज इकट्ठा हो गई, इन कंट्रीज़ ने बोला, ये 13 कंट्रीज आ गई, साथ में इन्होंने बोला हम साइक्लोन्स को नाम दिया करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बॉडी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया। साल 2018 के अंदर इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ कंट्रीज़ को और ऐड किया गया, 5 और कंट्रीज़ के अंदर आ गई, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन। इन कंट्रीज़ ने मिलकर आप कह सकते हो यहाँ पर इन साइक्लोन्स का नाम देना चालू किया। तो आप एक आइडिया ये रख सकते हो, अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं ये कैसे नाम अडॉप्ट करती हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर साइक्लोन्स के नाम इन कंट्रीज़ के थ्रू दिए जाते हैं, लगभग काफ़ी सारे नाम, 13 नाम ये सारी कंट्रीज़ देती हैं, ठीक है। 13 नाम यहाँ पे कंट्रीज़ देती हैं, ध्यान रखना है। 13 कंट्रीज़ हैं टोटल, और ये एक एक कंट्री 13 नाम देती है। ये सारे नाम जो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इन सब नाम में से आप कह सकते हो एक नाम को उठा लिया जाता है जो भी साइक्लोन्स को देना होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से साइक्लोन की नेमिंग होती है। और ध्यान रखना है कि साइक्लोन का नाम चूज़ करते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होना चाहिए। ध्यान क्या रखना होना चाहिए कि देखो साइक्लोन का नाम कभी एकदम न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा ना हो कि किसी को हर्ट कर रहा हो या फिर किसी रिलीजन को हर्ट कर रहा हो या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट कर रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए।
चाहिए, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं होना चाहिए, प्लस यहाँ पर कोई ज़्यादा क्रूअल नहीं होना चाहिए नेचर के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जो नाम है वो लगभग मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है नाम की वो लगभग 8 लेटर्स तक होनी चाहिए। तभी आप सुनते होंगे साइक्लोन के नाम बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैक्सिमम 8 लेटर्स ही हो सकते हैं साइक्लोन के नाम में, ये आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया साइक्लोन का नाम है वो ईजी होना चाहिए, प्रोनाउंस करने में बहुत ईजी यहाँ पर होना चाहिए, आप आराम से उसका नाम ले सको। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जो साइक्लोन्स के नेम होते हैं वापस से रिपीट नहीं करे जाएंगे, ये भी एक फोकस रखा जाता है। तो इस प्रकार से साइक्लोन का नाम डिसाइड किया जाता है, आइडिया रखना इसके बारे में। एक आर्टिकल यह है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 50% के कोटे को बैक किया है, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सपोर्ट ये कर रहे हैं। जो आज के टाइम पर जुडिशरी है उसके अंदर वेमेन का ज़्यादा रोल होना चाहिए, वेमेन लगभग 50% तक कोटा यहाँ पर होना चाहिए। आज के टाइम पर वेमेन का रोल जुडिशरी के अंदर देखने को मिलेगा नहीं। बाय द वे ये बताना पहली वेमेन जज कौन थी नीचे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली वेमेन जज कौन थी नीचे कॉमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताना। अभी यहाँ पर यह बोला गया है कि देखो जुडिशरी इतना ज़्यादा, मतलब वेमेन का रोल जुडिशरी के अंदर इतना नहीं है, ठीक है। जजेस के तौर पर वेमेन को बहुत कम अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं ये चीज़ सही नहीं है, आपको यहाँ पर वेमेन को आगे लाना पड़ेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं 50% कम से कम कोटा यहाँ पर वेमेन का होना चाहिए जुडिशरी सेक्टर के अंदर। उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था जो दाल लेक है श्रीनगर के अंदर, वहाँ पर एक एयर शो होना था और वो एयर शो हो चुका है संडे के अंदर। तो एयर शो कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिला है। तो यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी एग्जाम के लिए, वो थी दाल लेक। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये दाल लेक कहाँ पर है, श्रीनगर के अंदर है। यहाँ पर ये एयर शो कंडक्ट किया गया है। अब कुछ भी ऐसा एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा इस एयर शो के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, दाल लेक। दाल लेक को कुछ और नाम से भी जाना जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जो दाल लेक है श्रीनगर के अंदर देखने को मिलती है, हाल ही में चर्चा में इसलिए थी क्योंकि दाल लेक को यहाँ पर एक स्टेटस मिला था वेटलैंड का, ठीक है। आज के टाइम पर भारत के अंदर टोटल कितने वेटलैंड्स हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में बताना है। दाल लेक की बात करें तो दाल लेक एक तरीके से एक ऐसी झील है श्रीनगर के अंदर, ठीक है। और श्रीनगर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दाल लेक को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। दाल लेक को लेक ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, ज्वेल इन क्राउन ऑफ कश्मीर बोला जाता है, या श्रीनगर का ज्वेल बोला जाता है। तो ये अलग अलग नाम से दाल लेक को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। दाल लेक के रिगार्डिंग इस झील एक तरीके से जो झील ये वहाँ के लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। वहाँ से इस झील से लोग काफ़ी हद तक पैसा कमाते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो फिशिंग करके प्लस वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग करके काफ़ी हद तक अमाउंट कमाते हैं। तो उसी झील के ऊपर ये एयर शो हुआ है, तो आप कह सकते हो ये एयर शो कंडक्ट करवाया गया। इसको लेकर एक छोटा सा आर्टिकल हमने देखा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। कुछ ऐसा खास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पर हमारी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है वहाँ पर जाकर विजिट किया उन्होंने, और विजिट करने के बाद आप कह सकते हो वहाँ पर सिचुएशन देखी कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग कैसे बनेगी। साथ ही साथ बोला साल 2022 में जो भी एक पार्लियामेंट का विंटर सेशन होगा वो इसी नई वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल है जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर शुगर केन के प्राइसेस को बढ़ा दिया है, यानी फार्मर्स की इनकम इससे बढ़ती हुई नजर आएगी। पहले यहाँ पर जो शुगर केन के प्राइसेस हैं ये 315 हुआ करता था, इसको 340 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है। अब यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मतलब ये जो पैसा है ये फार्मर्स को थोड़ा सा ज़्यादा मिला करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बोला है ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, लगभग 45 लाख फार्मर्स की लाइफ के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। इससे इनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज का आपको शुगर केन देखने को मिलता है। जो शुगर केन की यूजुअल वेराइटी है उसका जो रेट है वो 315 हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर 340 कर दिया गया है, रेट को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर फार्मर जब ये बेचेगा शुगर केन तो उसके बदले में अब यहाँ पर 340 रुपये देने पड़ेंगे और यहाँ पर फार्मर की इनकम बढ़ेगी। और ये हुआ यूजुअल वैरायटी की बात। उसके बाद और भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं जिसकी यहाँ पर कॉस्ट 325 रुपये पर क्विंटल थी, इसकी बढ़ाकर 350 रुपये कर दी गई है। तो हर वैरायटीज़ की यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा दी गई है जिससे फार्मर्स को फ़ायदा होगा, ऐसा आर्टिकल में बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देख पाओगे एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है जो कैंसर है। बेसिकली यहाँ पर कैंसर का प्रोपोर्शन बताया गया। एक स्टडी पब्लिश हुई है, स्टडी के अंदर बताया गया जो कैंसर होता है, कैंसर बीमारी, ये मेन के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखो सारे जो कैंसर्स होते हैं अलग अलग टाइप के कैंसर देखने को मिलते हैं। टाइप ऑफ कैंसर कौन कौन से यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ल्यूकेमिया, ठीक है, मैलिग्नेंट, बहुत सारे अलग टाइप है, रेनल ट्यूमर, ये सारे कैंसर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे गर्ल और बॉयज़ का डेटा, तो बॉयज़ के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स, ठीक है। तो एक कैंसर किसके अंदर, वेमेन के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये एक मैन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, ये एक रिपोर्ट आई है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो लगभग मैन के अंदर आप कह सकते हो 52% के आसपास ये कैंसर पाया गया है और वेमेन के अंदर 47% के आसपास पाया गया है। तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें कोट कर सकते हो अपने एग्जाम में मेंस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यहाँ पर बोला गया देखो अलग अलग प्रकार के आपको कैंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो कैंसर है वो यहाँ पर बताया गया है
वो ब्लड कैंसर आपको देखने को मिलेगा, ल्यूकेमिया वाला, और ये भी यहाँ पर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लस आप कह सकते हो बॉयज़ या फिर बेल्स के अंदर ज़्यादातर कैंसर देखने को मिला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आप कैंसर के रिगार्डिंग ये चीज़ें पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। 2 आर्टिकल हैं यहाँ पर, आर्टिकल के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट अब हम नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल के अंदर छोटे छोटे जो आर्टिकल है यहाँ पर ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक होता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का टेक ओवर है, आपको मालूम है तालिबान का कंट्रोल है। तालिबान ने अपने एयरलाइंस को रिज्यूम कर दिया है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है उसको वापस से चला दिया है। अभी तक यहाँ पर सब कुछ मतलब बंद पड़ा था, लेकिन अभी यहाँ पर चीज़ों को वापस से चलाया गया है। फिलहाल कोई हमारा एग्जाम के तौर पे मायना नहीं रखता ये आर्टिकल, तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये आर्टिकल मायने रखता है। इस आर्टिकल में बोला गया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को, इजराइल ट्रूप्स ने अभी लगभग 5 फिलिस्तीनियंस को यहाँ पर गन बैटल के अंदर मारा। यहाँ पर इजराइल के जो ट्रूप्स हैं वो पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आप कह सकते हो इन्होंने एक तरीके से रेड करा है। इन्होंने सीरीज़ ऑफ जो अरेस्ट होता है ये यहाँ पर कंडक्ट किया, और यहाँ पर बहुत सारे जो हमास के मिलिटेंट हैं उनके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से शक भी आया है, और यहाँ पर ये लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे बहुत सारे रीजन को ऑक्यूपाई करने की, और यहाँ पर इजराइल ने यहाँ पर क्या करा, इनके ऊपर अटैक भी किया। और आप कह सकते हो इसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल ट्रूप्स ने लगभग 5 फिलिस्तीनियंस को मारा है, प्लस यहाँ पर 2 इजरायली सोल्जर्स भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हुए। और यहाँ पर कोई देखो नई बात नहीं है, इन्होंने बोला कि पिछले कुछ सप्ताह के अंदर ये सबसे भयानक अटैक देखने को मिला। मतलब कुछ सप्ताह के अंदर लगातार इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट रहता है लगातार। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कुछ चीज़ें जो कि आप लोग याद रख सकते हो। इजराइल सबसे पहले मैप में कहाँ पर है, तो ये है हमारा महान भारत। उसके बाद इंडिया के कंपैरिजन में आपको इजराइल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैप को जूम करते हैं तो इजराइल यहाँ पर है, देखो इजराइल। और इसका फिलिस्तीन कहाँ पर है, तो फिलिस्तीन ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है, यही फिलिस्तीन कहलाता है। यहाँ पर फिलिस्तीनियन रहते हैं, और गाज़ा पट्टी वाले एरिया में भी फिलिस्तीनियन ही रहते हैं। हालांकि डिफरेंस ये है, वेस्ट बैंक वाले रीजन में गवर्नमेंट का कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल है, लेकिन गाज़ा पट्टी पे एरिया पे एक आतंकवादी संगठन है हमास, उसका कंट्रोल देखने को मिलेगा। इजराइल के डिस्प्यूट हमास के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पर हमास बार बार रॉकेट दागता रहता है इजराइल के ऊपर, इधर से इजराइल रिटेलिएटरी अटैक करता रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट रहता है, और डिस्प्यूट बहुत पुराना है, कोई नया डिस्प्यूट ये है नहीं। बहुत लंबे समय से दोनों के बीच में काफ़ी हद तक विवाद देखने को मिलेगा, और इनके कंप्लीट डिस्प्यूट्स को मैंने यहाँ पे कवर करके एक तरीके से टेलीग्राम पर आपको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके कंप्लीट डिस्प्यूट्स के बारे में दे दी। यहाँ पर आप देख सकते हो शुरुआत से लेकर इनका पूरा इतिहास मैंने यहाँ पर ये जो भी हिस्ट्री है वो मैंने आपको यहाँ पर नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। आप लोग जाकर इसको रीड कर सकते हो। तो दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, उसी के बारे में यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा हुई है। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है, ठीक है, वो यहाँ पर स्पोर्ट्स सेक्शन का है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन को भी कवर कर दिया करो। यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में बोला गया जो हैमिल्टन है, ठीक है, लुइस हैमिल्टन, ये लगभग आप कह सकते हो जीत चुके हैं। ये ऐसे पहले ड्राइवर बन चुके हैं फार्मूला 1 हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने 100 रेसेस जीती हैं। ठीक है, तो आप रख सकते हो 100 रेसेस यहाँ पर इन्होंने जीती हैं फार्मूला 1 हिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे पहले रेसर बनकर निकले। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो अभी भी संडे में भी यहाँ पर इन्होंने एक जीत हासिल करी रशियन ग्रांड प्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पर बोला गया लुइस हैमिल्टन एक नए खिलाड़ी, तो यहाँ पर आप लोग वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रख सकते हो, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ के इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।